दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारा 13th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड्स में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीख रहे थे। हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई सर्किट है जिसके अंदर मल्टीपल रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं और हमें उस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो आपको उस सर्किट के अंदर सिंपल सीरीज कनेक्टेड रजिस्टर्स एंड सिंपल पैरेलल कनेक्टेड रजिस्टर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। जब एक बार उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको उनको रिप्लेस करना होगा उनके इक्विवेलेंट से। जब भी दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, और जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका इक्विवेलेंट होता है R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो इस तरह से जब आप सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टर्स या पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर देते हो उनके इक्विवेलेंट से, तो जो नया सर्किट बनता है उस सर्किट में फर्दर आपको सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है एंड फर्दर उनको सिंप्लीफाई करना होता है। इस तरह से जब आप सिंप्लीफिकेशन करते चले जाते हो तो अल्टीमेटली आप उस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। बट कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां पे जो रजिस्टर्स हैं सर्किट के अंदर वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से कनेक्टेड होते हैं, ब्रांचेस ओवरलैप कर रही होती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसे सर्किट में सीरीज एंड पैरेलल रजिस्टर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने एक नया मेथड डेवलप किया था जिसका हमने नाम रखा था पाथ मेथड। पाथ मेथड के अंडर आपको सबसे पहले जितने भी नोड पॉइंट्स हैं उनकी नेमिंग करनी होती है, नामकरण करना होता है। जब एक बार आप नेमिंग कर देते हो तो आप चेक कीजिए कि कौन से ऐसे रजिस्टर्स हैं जिनके दोनों तरफ सेम नाम अपीयर हो रहा है। ऐसे रजिस्टर्स जिनके दोनों तरफ सेम नाम आता है उन रजिस्टर्स को हटाना होगा। वो जो रजिस्टर्स हैं वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो आप उनको उस सर्किट से रिमूव कर दीजिए। एंड जो रिमेनिंग सर्किट है उसको यूजिंग पाथ मेथड एक सिंपल डायग्राम उसका बनाइए, सिंपल सर्किट उसका बनाइए जिसमें सीरीज एंड पैरेलल को आइडेंटिफाई करना आसान हो। जब आप एक बार ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद अगेन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके आप उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। बट यहां पे सवाल यह उठता है कि जो रजिस्टर्स जिनके दोनों तरफ सेम नाम अपीयर हो रहा था उन रजिस्टर्स को आपने क्यों हटा दिया? क्यों वो रजिस्टर्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते? इसका जो जवाब है वो हमें पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट से मिलेगा। सोचिए हमारे पास एक सर्किट है और उस सर्किट में मल्टीपल रजिस्टर्स कनेक्टेड है। उस सर्किट के दो टर्मिनल पॉइंट्स हैं, हमें उनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का एक मेथड तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आइडेंटिफाई करके आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। एक और तरीका भी है जिसको हम बोलते हैं VI मेथड और ओम्स लॉ मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड कहता है कि जो सर्किट जिसका हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है उस सर्किट के जो दो टर्मिनल पॉइंट हैं जिनके बीच का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उन दोनों टर्मिनल के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कीजिए, एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कीजिए। एंड देखिए कि जैसे आप उस वोल्टेज सोर्स को अप्लाई कर रहे हो उन दोनों पॉइंट के बीच, तो जो सर्किट है वो कितना करंट डिमांड कर रहा है, उस करंट को आप मेजर कर लीजिए। एंड नाउ दैट पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय दैट करंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर सर्किट का यूजिंग VI मेथड। लेकिन ध्यान रखिएगा ये केवल तब लगाना है जब सर्किट के अंदर सारे के सारे रजिस्टर्स हो, कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तभी आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो एंड इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। अब जैसे ही आप उस पूरे सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, वोल्टेज सोर्स जब आप अप्लाई करते हो, तो उस सर्किट के अंदर जो इंडिविजुअल रजिस्टर्स लगे हुए हैं उनके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होता है। लेकिन वो रजिस्टर जिन रजिस्टर के दोनों तरफ सेम नाम अपीयर हो रहा है, उन रजिस्टर के दोनों तरफ जो पोटेंशियल अपीयर होता है वो इक्वल अपीयर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि उन रजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम नाम है, सेम पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी। इसका मतलब उनके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो जीरो होगा। अब जरा सोचिए, वो जो रजिस्टर है जिनमें दोनों तरफ सेम नाम आ रहा है उनमें जीरो करंट आ रहा है, और वो जो सर्किट है जो टोटल करंट को डिमांड कर रहा है वो करंट, इसका मतलब उस रजिस्टर की वजह से नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर तो करंट डिमांड ही नहीं कर रहा जिसके अक्रॉस दोनों तरफ सेम नाम आ रहा है। जो टोटल करंट सोर्स से लिया जा रहा है सर्किट के द्वारा, उस टोटल करंट में उस रजिस्टर की वजह से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ
कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में वो रजिस्टर आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम करंट की हेल्प से ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज V अपॉन I। उस करंट के अंदर तो उस रजिस्टर की वजह से कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं आया, तो इसका मतलब वो जो रजिस्टर है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप उसको रिमूव कर सकते हो। अब इस पूरे डिस्कशन से हमें यह समझ आया कि जब भी कोई रजिस्टर ऐसा है सर्किट के अंदर जिस रजिस्टर के दोनों तरफ सेम पोटेंशियल है, तो उसमें करंट जीरो होगा और वो जो रजिस्टर है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब इसी सिलसिले में हमने एक बैलेंस ब्रिज को भी पढ़ा, जिसको हमने नाम दिया था व्हीटस्टोन ब्रिज। सोचिए हमारे पास रेजिस्टेंसेस जो है वो ब्रिज की फॉर्म में कनेक्टेड है। तो अगर रेजिस्टेंसेस ब्रिज की फॉर्म में कनेक्टेड है और जो कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस का जो रेशियो है वो इक्वल है, तो ऐसे ब्रिज को हम बैलेंस ब्रिज बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। बैलेंस ब्रिज में जो ब्रिजिंग ब्रांच होती है, उस ब्रिजिंग ब्रांच में जीरो करंट आएगा अगर आप उस पूरे ब्रिज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे। तो जो ब्रिजिंग ब्रांच है उसमें कोई करंट नहीं आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो ब्रिज वाली जो ब्रांच है जिसमें हमने ब्रिजिंग रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, उस रजिस्टर के दोनों तरफ जो पोटेंशियल अपीयर होगा वो सेम अपीयर होगा, वो इक्विवेलेंट रजिस्टर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप उस ब्रिजिंग ब्रांच को रिमूव कर सकते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। यह हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। तो आज का जो एपिसोड है इसमें इसी चीज को हम वेरीफाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट सेटअप है। पहले मैं आपको सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूं एंड उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। यहां पे आप 5 बल्ब्स को देख रहे होंगे। ये जो बल्ब्स हैं ये रजिस्टर्स हैं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक तरह से 2 रजिस्टर्स हैं, R1 R2। ये R1 है, R2 है, ठीक है। ऐसे R1 R2 और फिर R3 R4। ये R3 है, ये R4 है। और ये बीच वाला जो रजिस्टर है ये ब्रिजिंग ब्रांच है, ये ब्रिज है हमारा एक तरह से। ये हमने R0 रेजिस्टेंस को यहां पे लगा रखा है। तो अगर आप इन वायर्स के कनेक्शन को टॉप व्यू से देखें तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये ब्रिजिंग ब्रांच है, ठीक है। और ये हमारे 2 सप्लाई पॉइंट हैं। यहां से एक तरफ R1 है, एक तरफ R2 है, और फिर R3 एंड इधर से R4, और बीच में है R0। अब इस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हमने इन दोनों बल्ब्स का जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल रखा है और इन दोनों का इक्वल रखा है, सो दैट R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। जो कंडीशन है वो मैच हो जाए, ठीक है। तो यहां पे हमने मैच कर दिया है वो कंडीशन। मैं आपको इवन चेक भी करा देता हूं। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, पहले इनके रेजिस्टेंसेस को ही चेक करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इनके रेजिस्टेंसेस को मेजर करते हैं और रेशियो को जरा चेक करते हैं। सबसे पहले मेरे पास ये बल्ब है और इस बल्ब का मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो कैसे करेंगे? VI मेथड से हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे और करंट को रीड करेंगे। नाउ दैट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो उसके लिए यहां पे आप एक मीटर को देख पा रहे होंगे। इस मीटर में वोल्टेज एंड करंट की रीडिंग हमें आ जाएगी एंड V अपॉन I रेशियो से हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो सुनील जी मुझे ये रीडिंग बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं बल्ब कनेक्ट कर देता हूं। तो यहां पे मैंने बल्ब कनेक्ट कर दिया है एंड मैं सप्लाई को ऑन कर रहा हूं। बल्ब ग्लो कर रहा है एंड वोल्टेज एंड करंट के रेशियो से मैं रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करूंगा। तो सुनील जी जरा बताइए वोल्टेज कितना हमें देखने को मिल रहा है? 240.4 एंड करंट की वैल्यू बताइए 0.26। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 924.615 ओम आ गया है, ठीक है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमने रीड कर लिया है एंड करंट को रीड कर लिया। अब जरा इसको बंद करता हूं एंड ये जो बल्ब है ये मैं यहां लगा देता हूं। अब आइए ये वाला बल्ब, तो इसमें भी जरा चेक करते हैं। तो अगेन मैं बल्ब को पहले कनेक्ट करता हूं एंड नाउ पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर रहा हूं। जरा वो बताइए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 240.4 एंड करंट कितना है? 0.26। जो पिछली बार था बिल्कुल वही है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है वो उतना ही आएगा, ठीक है। अब वापस इसको यहां पे, तो ये R1 एंड R2 ये दोनों बराबर आ गए हैं, तो इनका जो रेशियो आएगा वो भी इसका मतलब 1 बनेगा। R1 अपॉन R2 इज 1। अब आइए R3 एंड R4। तो चलिए इसके लिए मैं इस बल्ब को निकालता हूं एंड अगेन मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं। अब जरा देखते हैं। तो सुनील जी बताइए वोल्टेज कितनी है? 239.9 मतलब 240 हो गया ऑलमोस्ट। एंड करंट बताइए 0.43। तो इसका जो रेजिस्टेंस है इट कम्स आउट टू बी 557.90, ठीक है। अब मैं जरा इसको बंद कर रहा हूं। मतलब ये रेजिस्टेंस अलग है इन दोनों रेजिस्टेंसेस से, ठीक है। ये दोनों बराबर थे बट ये थोड़ा डिफरेंट है। चलिए अब जरा इस रेजिस्टेंस को मैं ले आता हूं, ठीक है। एंड इसको जरा कनेक्ट कर देते हैं यहां पे। तो
सुनील जी जरा बताइए वोल्टेज कितनी है? 239.1। पहले 239.9 थी पिछले केस में। अच्छा करंट बताइए कितना है? 0.43, मतलब ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हमेशा ही रहता है, बिकॉज एक तो ये 2 डेसिमल तक ही वैल्यू बता रहा है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा। मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि इसका रेजिस्टेंस भी सेम ही है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, तो यहां पे हमारी कंडीशन जो है वो मैच कर गई है। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अब हम बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको जरूरत नहीं है, वो अननोन रेजिस्टेंस है, उसको मेजर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ब्रिजिंग ब्रांच के अलावा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे एंड देखते हैं कि इसमें करंट आता है कि नहीं आता। दूसरा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे पूरे सर्किट का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में ये जो है ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बैलेंस ब्रिज है, इसको आप रिमूव कर सकते हो। और रिमूव करने की कंडीशन मैंने बताई है। जब भी कोई रेजिस्टेंस रिमूव हो रहा है, इसका मतलब ये होता है कि उसके दोनों सिरे पे, दोनों एंड्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, तब आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो हम पैरेलल में एक काम और करेंगे, हम यहां पे इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को भी रीड करेंगे। और ऐसा करने के लिए हमारे पास मल्टीमीटर जो है उसको हमने कनेक्ट किया है। यहां पे मल्टीमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को देख पाएंगे। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास यहां पे रीडिंग आ जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये एग्जैक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत एरर जरूर है। तो उसकी वजह से यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो मिली वोल्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। स्टिल कुछ ना कुछ मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट बैलेंसिंग यहां पे नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन थोड़ा मोड़ा वोल्टेज जो है वो देखने को मिलेगा, और वो इतना डेंजरस नहीं होता। मिली वोल्ट में जो वोल्टेज होती है वो बहुत ही कम होती है, और वो इस बल्ब को इवन ग्लो भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो चलिए जरा इसको एक बार चेक करते हैं। मुझे अगेन यहां पे सप्लाई जो है वो कनेक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन मैं इन 2 पॉइंट के बीच जो है वो सप्लाई कनेक्ट करूंगा एंड जरा फिर से इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों यहां पे अब हमने वापस से इनको कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इस पूरे व्हीटस्टोन ब्रिज पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा इसके जो 2 पॉइंट हैं उन दोनों पॉइंट के बीच में, एंड हम ऑब्जर्व करेंगे ब्रिजिंग ब्रांच को। तो चलिए, आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। कनेक्शन मेरे रेडी हैं, तो मैं जरा इसको ऑन कर रहा हूं। अब आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो, जैसे हमने सप्लाई को ऑन किया, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया है, ये बीच वाला बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। ये ग्लो कर रहा है, ये भी ग्लो कर रहा है, ये ग्लो कर रहा है और ये भी ग्लो कर रहा है। इंटरेस्टिंगली अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में सेम करंट है, क्योंकि इस पाथ का जो रेजिस्टेंस है और इस पाथ का जो रेजिस्टेंस है वो बराबर है। ये R1 है और ये R2 है, R1 और R2 बराबर है, R3 और R4 बराबर है। तो एक तरह से इस पाथ का अगर मैं रेजिस्टेंस निकालूंगा तो R1 प्लस R3 कर दो और यहां पे R2 प्लस R4 हो जाएगा। इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा, ये पार्टिसिपेशन दिखाएगा ही नहीं, ये ग्लो भी नहीं कर रहा। दूसरी बात, अगर आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखते हो तो आप यहां से मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो, और मल्टीमीटर की जो रीडिंग 0.133, इसका मतलब 133 मिली वोल्ट, इतना कम वोल्टेज यहां पे अपियर हो रहा है। थोड़ा बहुत एरर यहां पे रहेगा क्योंकि बिल्कुल इक्वल रेजिस्टेंसेस ये नहीं है, लेकिन वो इतना कम वोल्टेज है कि उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप ये देख सकते हो। अगर मैं इसको हटा भी दूं ना तो भी आप देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन मैं आपको फिर से एक बार लगाता हूं, जो यहां पे रीडिंग आपको दिख रही है मीटर में, मैं चाहूंगा सुनील जी मुझे बताएं कि क्या रीडिंग आ रही है यहां पे। तो सुनील जी जरा बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या वैल्यू है यहां पे? 240 एंड करंट की वैल्यू बताइए 0.44। तो यहां पे जो रेजिस्टेंस है वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीटर से कैलकुलेट किया हमने VI मेथड से, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाइड है सर्किट पे एंड टोटल करंट कितना है वो हमने मेजर कर लिया है। तो ये है 545.45 ओम, ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। जरा ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको रिमूव करूंगा क्या रीडिंग बदली? जरा बताइए एक बार फिर से देखिए। जब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं तो रीडिंग जरा चेक कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट की रीडिंग जो है, और जब मैं इसको हटा रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब इसमें करंट 0 था। अगर आप इसको लगाओ चाहे मत लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन अगर मैं इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट भी कर दूं ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इन दोनों को जरा शॉर्ट करके देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इन दोनों पॉइंट को एक बार शॉर्ट करके देखते हैं।
अच्छा, एक चीज आप और यहां पे नोटिस करना, जब यहां पे कनेक्टेड है तो मल्टीमीटर जो रीडिंग दिखा रहा है वो मिली वोल्ट में दिखा रहा है 0.182, इसका मतलब 182 मिली वोल्ट है। अब जब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं तो यहां पे तो कोई खासा चेंज नहीं है, यहां पे ऑलमोस्ट वही रीडिंग है वोल्टेज एंड करंट की, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अभी भी उतना ही है। लेकिन जो मल्टीमीटर मुझे रीडिंग दिखा रहा है वो ऑलमोस्ट 2 वोल्ट दिखा रहा है। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है बिकॉज थोड़ा बहुत इनके रेजिस्टेंसेस में एरर है। जब हमने इसको कनेक्ट किया हुआ था तो थोड़ा बहुत करंट जो है वो इसमें फ्लो कर रहा था, चाहे वो मिली एम्पियर ही क्यों ना हो या माइक्रो एम्पियर ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत था। जैसे आप इसको रिमूव करते हो तो वो जो करंट है वो डाइवर्ट हो गया, अब इधर ही जाएगा, अब क्योंकि इधर से तो ओपन हो गया रास्ता, तो ये तो रास्ता ही नहीं है। तो जो करंट थोड़ा बहुत माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर इधर से जा रहा था वो अब इसके थ्रू जाएगा, तो थोड़ा बहुत पोटेंशियल में इन दोनों पॉइंट के भी वेरिएशन आएगा, जिसको आप मल्टीमीटर से रीड कर रहे हो। हालांकि ये इतना कम वेरिएशन है, इसको आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिकलिटीज की वजह से ऐसा हो रहा है, अगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते तो ऐसा भी ना आपको देखने को मिलता। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए एग्जैक्टली, चाहे आप रजिस्टर को लगाओ चाहे ना लगाओ, ठीक है। इवन अगर मैं इन दोनों को शॉर्ट भी कर दूं, जरा देखिए मेरे पास एक वायर है, वायर के थ्रू मैं इन दोनों को शॉर्ट करने जा रहा हूं और आप देखिएगा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीमीटर 0 दिखाएगा मेरे ख्याल से। सुनील जी मुझे वेरीफाई करेंगे, तो सुनील जी जरा बताइए 0 दिखा रहा है मल्टीमीटर? 0.002 वही 0 ही हो गया है, ठीक है। तो जब मैं शॉर्ट कर रहा हूं तो पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पीछे से वोल्टेज एंड करंट उतना ही आ रहा है ऑलमोस्ट, और यहां पे मैं शॉर्ट करूं, मैं इसको ओपन करूं, बीच में कोई करंट नहीं आएगा, यहां पे रजिस्टर लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये हमारा बैलेंस्ड ब्रिज है। आई होप आपको ये समझ आया। इवन मैं अपनी बॉडी को अगर इनके बीच में कनेक्ट करना चाहूंगा तो वो भी मैं कर सकता हूं, जरा मैं करके भी दिखाता हूं आपको। तो मैं एक पॉइंट यहां से पकड़ लेता हूं और दूसरा पॉइंट मैं यहां पे हाथ लगा रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे मैंने दोनों पॉइंट को पकड़ लिया है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ पोटेंशियल भाई मेरी बॉडी में करंट कब फ्लो करेगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? जब मेरी बॉडी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो जैसे मैंने इस पॉइंट को पकड़ा, जो भी इस पॉइंट की वोल्टेज थी वो मेरी बॉडी पे आ गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा मैं अर्थ पे नहीं खड़ा हूं, इस एक्सपेरिमेंट को घर पे नहीं परफॉर्म करेंगे आप, यहां पे मैं लकड़ी पे खड़ा हूं, मतलब मैं एक तरह से फ्लोट कर रहा हूं। आगे चल के आप समझोगे इन सब चीजों को, ठीक है। जैसे मैंने इसको पकड़ा, मेरी बॉडी का जो पोटेंशियल है और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो बराबर हो गया है। अब सुनिए, मेरे हाथ पे इधर भी वही पोटेंशियल है जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है। अब वो 0 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, यहां पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। मेरी बॉडी पे भी वही पोटेंशियल आ गया है, पूरे शरीर पे वही पोटेंशियल है, और इस पॉइंट पे भी वही पोटेंशियल है। तो जैसे मैं इस पॉइंट को पकड़ूंगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इधर भी मेरे पूरी बॉडी पे वही पोटेंशियल था, उधर भी वही पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो कहीं आया ही नहीं ना मेरी बॉडी के अक्रॉस, तो इसलिए कोई करंट भी नहीं फ्लो करेगा। तो चाहे मैं अपनी बॉडी को इनके बीच में कनेक्ट कर दूं कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज है। अब एक काम करते हैं, इसको जरा अनबैलेंस करते हैं, इसकी बैलेंसिंग को हटाते हैं। अब आप बोलोगे सर अनबैलेंस कैसे करोगे? ऑब्वियसली आप एक रजिस्टर को बदल दो या इस रजिस्टर को ओपन ही कर दो। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, अब ये जो ब्रिज है ये अनबैलेंस हो गया है। R3/R4 तो 0 हो गया, क्योंकि ये जो रजिस्टर है ये अब इनफाइनाइट हो गया, ये ओपन हो गया है। ओपन होने का मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है। तो जैसे ये रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हुआ, ये जो रेशियो है R3/R4 वो तो 0 है, जबकि इधर वाला जो रेशियो है वो तो फाइनाइट है। तो इसका मतलब अब ये अनबैलेंस हो गया ब्रिज। अनबैलेंस होते ही ये बीच वाली जो ब्रांच है इसमें करंट आएगा, और आप देख सकते हो ये ग्लो कर रही है, ये जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है, टॉप व्यू से आपको क्लियरली विजिबल होगा। दूसरा, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो ब्रिज वाले पॉइंट थे, इन दोनों पॉइंट के बीच में अब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया है। अब वो 0 नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको आप यहां से रीड कर सकते हो 52। ओके, ये ऊपर से मैंने रीड किया तो 52 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 52 वोल्ट का आ गया है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि अब जो ब्रिज है वो हमारा बैलेंस्ड ब्रिज नहीं है। आई होप आपको क्लियर हुआ कि यहां पे जब अनबैलेंस ब्रिज होता है तो आपका ब्रिजिंग ब्रांच जो होती है उसमें भी करंट आता है। अच्छा, पीछे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो भी बदल गया होगा। अब पहले V और I का जो रेशियो था वो डिफरेंट था, अब V और I का रेशियो डिफरेंट है। जरा देखिए, मैं एक बार फिर से कनेक्ट कर रहा हूं सो दैट आप उसको दोबारा से रीड कर सकें। तो सुनील जी मुझे बताएंगे कि फिलहाल पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्या नजर आ रहा है, कितना सोर्स ने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया हमने? 237.7 एंड करंट कितना है जरा बताइए? 0.44। तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है वो है 540 ओम के अराउंड। अब एक काम करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं। अब जरा बताइए सुनील जी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है?
238 मतलब वही अराउंड वही है, पहले 237.7 था, अभी 238 का राउंड है। अब बताइए करंट कितना है? 0.30। पहले 0.44 एम्पियर करंट था, अब 0.30 एम्पियर करंट हो गया। इसका मतलब करंट रिड्यूस हो गया है, रेजिस्टेंस बदल गया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, अगर अनबैलेंस ब्रिज है, अगर मैं यहां से इधर वाले ब्रिज को रेजिस्टेंस को हटाऊंगा तो उससे ब्रिज मेरा अनबैलेंस हो जाएगा और रेजिस्टेंस आपका बदल जाएगा। जबकि अगर मैं ये वाला रजिस्टर हटा रहा हूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इवन मैं शॉर्ट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप आपको इस एक्सपेरिमेंट से व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ी सी और क्लैरिटी मिली होगी। चलिए अब वापस बोर्ड पे चलते हैं एंड वापस हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन जो हम कर रहे थे और उससे हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे, तो हमें उसके प्रूफ को देखना है। क्योंकि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि स्टार डेल्टा का जो प्रूफ है वो हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो आज के एपिसोड में फर्दर अब हम स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार जो फॉर्मूला हमने लिखा था उसके प्रूफ को जरा देखते हैं। तो दोस्तों आपने एक्सपेरिमेंट को देखा, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। अब चलिए वापस हम लास्ट एपिसोड पे एक बार लौट के चलते हैं। लास्ट एपिसोड में हम स्टार डेल्टा कन्वर्जन को समझ रहे थे एंड हमने इनको अप्लाई भी किया। स्टार टू डेल्टा जब आप कन्वर्ट करते हो तो आपको ये फॉर्मूलाज यूज करने होंगे एंड जब आप डेल्टा टू स्टार जब कन्वर्ट करते हो तो आपको ये वाले फॉर्मूले यूज करने होंगे। ये फॉर्मूले बड़े सिंपल है, इनको याद रखना भी बहुत सिंपल है, बट ये फॉर्मूले आए कहां से हैं, इनका प्रूफ जो है वो भी अगेन काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए चलिए इसके प्रूफ को भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। मैं जानता हूं कि स्टार एंड डेल्टा ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। अगर ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, चाहे आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लो, चाहे इसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर लो, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो अगर ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं तो मैं अगर ये बोलूं कि मैं सबसे पहले ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना चाहता हूं वीआई मेथड से। वीआई मेथड आप जानते हो, वोल्टेज डिफरेंस आपको अप्लाई करना होगा, करंट आपको मेजर करना होगा। तो जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि यहां पे स्टार के अंदर मैं ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना चाहता हूं, सी को ओपन छोड़ के, इसको छोड़ दो, तो जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे लगाओगे, करंट आपका केवल यहां से यहां पे फ्लो करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा दैट विल बी आर ए प्लस आर बी। ठीक है, ए और बी के बीच में जो यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो आर ए प्लस आर बी मिलेगा। और वही अगर आप इस डायग्राम से देखोगे ए एंड बी के बीच में, ठीक है, वही मैं ए एंड बी के बीच में यहां पे इस डायग्राम से देख रहा हूं, ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे डेल्टा में तो आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नजर आएगा ये दोनों सीरीज में बन जाएंगे और उसके पैरेलल में ही आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं ए और बी के बीच में, दैट हैज टू बी आर ए बी इनटू दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस रेजिस्टेंस। ये कितना है बताओ जरा, ये है आर बी सी प्लस आर सी ए। ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज में ना तो दोनों को जोड़ दिया मैंने, और इसके साथ मैं पैरेलल ले रहा हूं, डिवाइड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। ठीक है, तो अगर मैं ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं, यहां से ये आ रहा है और यहां से ये आ रहा है। अब क्योंकि दोनों डायग्राम एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं तो दिस हैज टू बी इक्वल टू दिस, ये दोनों बराबर होने चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बी और सी के बीच देखना चाहूं, ठीक है, यहां से मैं सी पॉइंट और यहां से बी के बीच अगर इक्विवेलेंट देखना चाहता हूं, ए को ओपन छोड़ दो, तो जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट से देखूंगा तो मुझे करंट केवल इधर फ्लो होगा। अगर इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूं तो केवल ये दो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट में पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि ये मैंने ओपन छोड़ दिया है। तो बी और सी के बीच जब मैं वीआई मेथड लगाता हूं तो मुझे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो आर बी प्लस आर सी मिलेगा, आर बी प्लस आर सी। और वहीं पे अगर मैं यहां पे इस डायग्राम में देखूं और मैं बोलूं कि भाई मुझे ए को ओपन छोड़ना है और बी एंड सी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों सीरीज में आएंगे और इसके पैरेलल में हो जाएंगे। तो जब मैं इससे वैल्यू लिखूंगा तो इट हैज टू बी आर बी सी इनटू आर ए बी प्लस आर सी ए डिवाइड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही फिर आप क्या करना होगा, सी एंड ए के बीच आपको देखना होगा, आप बी को ओपन छोड़ दो यहां से। ठीक है, तो ए एंड सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, जो करंट फ्लो करेगा वो केवल इन दोनों के बीच करेगा। तो यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको आर ए प्लस आर सी आएगा, आर ए प्लस आर सी। एंड यहां पे सेम वही चीज अगर आप करोगे, बी को ओपन छोड़ के ए एंड सी के बीच जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो ये आर सी ए जो है वो पैरेलल में हो जाएगा इस पूरी ब्रांच के। तो आप ये कह सकते हो आर सी ए इंटू आर ए बी प्लस आर बी सी डिवाइड बाई आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है,
तो हमारे पास एक तरह से 3 इक्वेशंस आ गई हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब सबको जोड़ देता हूं एक बार। तो जब मैं इन सबको जोड़ूंगा तो मेरे को मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ RA प्लस RB प्लस RC विल बी इक्वल टू, सबको अगर आप ऐड करोगे तो इधर जब आप ऐड करोगे तो नीचे एलसीएम तो सबका सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहां पे डिनोमिनेटर में आपका बनेगा RAB प्लस RBC प्लस RCA, डिनोमिनेटर तो सबका सेम ही है, ठीक है। न्यूमरेटर जरा देखिए, न्यूमरेटर में RAB RBC और यहां पे भी आपका RAB RBC मिलेगा, डबल हो जाएगा देखो। सिमिलरली RAB RCA और यहां से अगर आप देखोगे RAB RCA, ये भी डबल हो जाएगा। फिर आ जाइए RBC RAB, ठीक है, और RBC RAB जो है वो आपको एक और जगह पे भी मिलेगा, RBC RAB यहां पे भी है। तो हर एक चीज जो है ऊपर न्यूमरेटर में भी डबल हो रही है। तो जरा मैं अगर लिखूं तो मैं इसको कह सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ, 2 कॉमन ले लेता हूं, RAB RBC प्लस RBC RCA प्लस RCA RAB, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, तो यहां से मुझे ये वैल्यू पता चल गई है, RAB प्लस RBC प्लस RCA। उसमें से अब मैं ये माइनस कर देता हूं। तो जब मैं ये चीज माइनस करूंगा तो आपके पास सीधा सीधा क्या आ जाएगा, या जरूर नहीं है ये माइनस कर दो या ये माइनस कर दो, कोई भी माइनस कर दो। चलिए मैं ये वाला माइनस करता हूं इस पूरी इक्वेशन में से, तो अपने पास RA आ जाएगा। RA की वैल्यू क्या होगी बताओ जरा, दिस माइनस दिस। तो यहां से डिनोमिनेटर तो यही रहेगा भाई, RAB प्लस RBC प्लस RCA, डिनोमिनेटर तो यही रहेगा। न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में RBC RAB कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली RBC RCA जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा RBC RCA। एक बार जरा चेक कर लो मैंने गलत तो नहीं कर दिया। RBC RAB कैंसिल हो गया, RBC RAB कैंसिल हो गया, एंड RCA RBC ये भी कैंसिल हो गया। RCA इंटू RAB आएगा भाई, RCA इंटू RAB, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, RA की वैल्यू। अब जरा चेक करो, जरा यहां पे देखिए RA की वैल्यू क्या थी। RA की वैल्यू थी RAB RCA, तो वही है RAB RCA डिवाइड बाय दिस। तो इसका मतलब हमने डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन को सीख लिया है। तो यहां से आप RA को निकाल सकते हो, इसमें से पूरे में से ये माइनस कर दो तो RA आ जाएगा। अगर RB निकालना है तो इस पूरे में से ये माइनस कर दो, RB आ जाएगा, और फिर पूरे में से अगर ये माइनस कर दोगे तो RC आ जाएगा। तो प्रूफ को जरा समझिए कि कैसे हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो अब हमें स्टार टू डेल्टा को समझना है, ये कैसे कैलकुलेट करें या ये कैसे प्रूव करें। तो उसके लिए आप जरा समझिए, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इस एक्सप्रेशन में, जो कि हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं, हालांकि ये एक चीटिंग होगी बट क्योंकि हम पहले से जानते हैं, तो समहाउ अगर मैं यहां से RA इंटू RC, RB इंटू RC प्लस RA इंटू RB निकाल लूं, तो मतलब अगर मैं ये वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, RA इंटू RC प्लस RB इंटू RC प्लस RA इंटू RB, अगर समहाउ ये वैल्यू मेरे पास आ जाए तो वो फिर मैं इस एक्सप्रेशन को भी प्रूव कर सकता हूं, मतलब मैं RAB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं RA की वैल्यू, हम जानते हैं RB की वैल्यू, हम जानते हैं RC की वैल्यू, ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो अगर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे RA को RC से कर दो, फिर आप एक तरह से RB को RC से कर दो, फिर RC को RA के साथ कर दो, और फिर मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, इसकी वैल्यू अगर मैं देखना चाहूं, सो इट विल बी इक्वल टू, तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे और तब दो दो के ग्रुप को मल्टीप्लाई करेंगे और सब ऐड करेंगे जब उनको हम, तो अल्टीमेटली हमें जो डिनोमिनेटर में मिलेगा वो मिलेगा RAB प्लस RBC प्लस RCA, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर में देखिए क्या होगा, न्यूमरेटर में RA एंड RC को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जरा देखिए RCA का स्क्वायर हो जाएगा, RAB RBC RCA का स्क्वायर। तो मैं काम करता हूं, RAB RBC RCA ये कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका RCA का स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि एक RCA कॉमन ले लिया तो अंदर एक RCA रह गया। सिमिलरली जब B और C को मल्टीप्लाई करते हो, B और C को मल्टीप्लाई करते हो, RBC का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक RBC आपने बाहर ले लिया, एक RBC यहां पे रह जाएगा, और ऐसे ही RCA यहां पे रह जाएगा। तो इसका मतलब इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमें ये मिल गई है, इसकी वैल्यू हमें ये मिल गई है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो
एक चीज को जरा आप ऑब्जर्व कीजिए, और वो क्या है, अगर मैं इस क्वांटिटी को, इस पूरी क्वांटिटी को अगर मैं आर ए से डिवाइड कर दूं, आर ए इज दिस, ये हमारे पास आर ए है, इस पूरी क्वांटिटी को अगर मैं आर ए से डिवाइड कर दूं तो जरा देखते हैं क्या मिलता है। तो अगर मैं आर ए से डिवाइड करूंगा तो ये अपने को क्या मिल जाएगा बताओ जरा, यहां से मिल जाएगा आर ए आर सी प्लस आर बी आर सी प्लस आर ए आर बी डिवाइड बाई, चाहे आर ए से करो, चाहे आर बी से करो, चाहे आर सी से, किसी से भी कर दो। चलो मैं सबसे पहले आर सी से ही कर देता हूं। तो मैंने आर सी से डिवाइड कर दिया इसको, तो इधर भी आर सी से डिवाइड हो जाएगा। आर सी की वैल्यू हमें पहले ही पता है भाई, ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर जब मैं इसको डिवाइड करूंगा इसको, ठीक है, इससे, तो एक पावर ये जो है ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा ना, मतलब डिवाइड होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये जो क्वांटिटी है नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा जरा देखिए, नीचे से एक पावर तो बची रहेगी, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए, ये बचा रहेगा नीचे, ठीक है, एक पावर बची रहेगी। न्यूमरेटर में देखिए आर बी सी आर सी कट जाएगा, आर बी सी आर सी कट जाएगा, यहां पे आर ए बी रहेगा, यहां पे आर ए बी रहेगा, और इनटू में क्या आएगा, इनटू में आपको देखने को मिलेगा आर सी ए प्लस आर बी सी प्लस आर ए बी, माफ कीजिएगा यहां पे ना आर ए बी आएगा, ये दिस इज आर ए बी, ठीक है। हाँ जी, तो यहां से आपको आर ए बी ये आपका रह जाएगा। तो जरा देखिए यहां पे मैंने थोड़ी सी ट्रिक लगाई है, ठीक है। पहले मैंने ये दो के ग्रुप लिए, इनको मल्टीप्लाई किया, इनको ऐड कर दिया, ये मिल गया। फिर मैंने क्या किया, इसको आर सी से डिवाइड कर दिया इधर, तो इधर भी आर सी से डिवाइड होगा, आर सी की वैल्यू मेरे पास ये है ही ऑलरेडी। तो जब हमने ऐसा किया तो हमें ये मिल गया और ये कट गया, देखो ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आर ए बी आ गया मेरे पास, और आर ए बी की वैल्यू क्या आई है जरा देखो, आर ए बी इज आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए आर बी अपॉन आर सी, ठीक है, यही वैल्यू हमें अचीव हो जाएगी। इसका मतलब इस तरह से हम जो है स्टार टू डेल्टा भी प्रूव कर सकते हैं। तो कहानी बड़ी सिंपल है, इसके प्रूफ को जरा देखिए कैसे हमने इसको प्रूव किया है। तो उसके लिए, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है ना, तो पहले इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट निकालो इधर से, और फिर इधर से भी वही निकालो, बराबर कर दो। ऐसे बी एंड सी के बीच का यहां से निकालो, बी एंड सी का बीच का यहां से निकालो, बराबर कर दो। सी एंड ए के बीच का यहां से निकालो, और सी एंड ए के बीच का इक्विवेलेंट यहां से निकालो, बराबर कर दो। और उनको फिर आप एक तरह से सफल करना है उनको, ठीक है। तो रीसफलिंग करके और आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो। आई होप आपको स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार का जो प्रूफ है वो समझ आया। जब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे इनफाइनाइट लैडर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।